नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड के हिंदी, मराठी और अंग्रेजी विषय के वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज हम कक्षा 7वीं मराठी सुलभ भारती इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। लेसन का नाम है टप टप पड़ती। टप टप पड़ती यानी टप टप गिरते हैं। जैसे पेड़ पर से फूल गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? टप टप गिरते हैं। या बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कैसी गिरती है? टप टप गिरती है। तो यहाँ पे टप टप जो है नाद वाला जो है मतलब साउंड हम इसको बोल सकते हैं ना, नादानुकारी शब्द हम इसको बोल सकते हैं। टप टप से हमको समझ में आता है कि इसमें कुछ आवाज़ है ना, नाद है, स्वर है। आइए इसको शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए बच्चों, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और हो सके तो आजमा कर भी ज़रूर से देखिए। बच्चों आइए हम स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। और स्वाध्याय में आपको पहला प्रश्न दिया है, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। प्रश्न है, कवितेतील मुलांचे गाणे कधी जुळून येते? यानी कविता में बच्चों के गाने कब जम जाते हैं, है ना, जमकर आते हैं, सही उनको गाते आ जाते हैं। तर जेव्हा मुलांच्या अंगावर प्राजक्ताची फुले टप टप पडतात तेव्हा त्या भिरभिर तालावर मुलांचे गाणे जुळून येते। आंसर ये है कि जब बच्चों पर प्राजक्ता के जो फूल होते हैं वो टप टप गिरते हैं, उस समय उस भीर भीर ताल की आवाज़ पर बच्चों के गाने जम जाते हैं, अच्छे से वे गाने लगते हैं। अब टप टप के नीचे आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे प के नीचे हलंत लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपको टप टप किस तरीके से लिखना है, तो टप टप है ना, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन आ है, गवत खुशी ने का डोलते? यानी घास जो होती है वो खुशी से क्यों लहराती है? तो उत्तर लिखेंगे, जेव्हा वारा भरारून येतो तेव्हा गवत खुशी ने डोलते। जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है उस समय हरी हरी जो घास होती है वह खुशी से लहराने लगती है। प्रश्न ई है, मुलांच्या गाण्यातून काय काय फुलते? बच्चों के जो गाने होते हैं उनमें से हमें क्या क्या बातें दिखाई देती हैं, क्या क्या हमारे सामने आती है चीज़ें? तो पाऊस, वारा आणि मोर पिसारा मुलांच्या गाण्यातून फूलतो। जब बच्चे गाना गाते हैं तो उनके गानों में से हमको पाऊस यानी बारिश, वारा यानी हवा और मोर पिसारा ये सब बातें हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। प्रश्न ई है, कवितेत खुळे कोणाला म्हटले आहे? तो खुळे शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है कविता में? तो हम देखते हैं कि जी मुले गाणे गात नाहीत यानी जो बच्चे नहीं गाते त्यांना कवितेत खुळे असे म्हटले आहे, उनको कविता में खुड़े ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2, कवितेच्या खालील ओळी पूर्ण करा। अब बच्चों यहाँ पर आपको ना सिर्फ इस तरीके से पूर्णावर्ती लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको डैश 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 ऐसा दिया हुआ है ना मुलांनो। इथे काय लिहिलं आहे? पूर्णावर्ती, म्हणजे तुम्हाला इथे पुढची कविताची ओळ लिहायची आहे आणि ती तुम्ही कधी लिहू शकता? जेव्हा तुम्ही कविता पाठ करणार तेव्हाच। तर यासाठी तुम्हाला कविता पाठ करणे खूप गरजेचे आहे। तर आधी कविता पाठ करा, नंतर हे प्रश्न तुम्ही एकदम चांगल्या रीतीने सोडवू शकता। आपण कुरणावरती याच्या खाली काय येणार? तर कवितेत जसं लिहिलेलं आहे, झाडाखाली ऊन सावली विणते जाळी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ओड़ी पूर्ण करा, कविता की दी हुई पंक्तियाँ पूरी करो, लाइन कंप्लीट करो, ऐसा। हंसते धरती के आगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फांदीवरती हा झोपाळा झुले, ठीक है। हंसते धरती फांदीवरती हा झोपाळा झुले, इस तरीके से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है पाऊस वारा, उसमें आपको दिया हुआ है, पाऊस वारा मोर पिसारा या गाण्यातून फुले। तो इस तरीके से आपको लाइन कंप्लीट करना है। आगे प्रश्न आपको दिया है बच्चों, खेळूया शब्दांशी, यानी चलो शब्दों के साथ में खेलते हैं। टप टप या शब्दाप्रमाणे
कवितेत आलेले इतर नादानुकारी शब्द लिहा। जैसे कि मैंने आपको कविता का जो हमारा नाम है टप टप पड़ती, तो वहीं पर आपको बताया कि टप टप ये जो है साउंड है ना, ये एक नादानुकारी शब्द है। और हमको उसी के जैसे हमारी कविता में और कौन से शब्द आए हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम आंसर में लिखेंगे। अब टप टप में देखो यहाँ पे भी आपको जो है नीचे हलंत लगाना है, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, उसी तरीके से टप टप जब आप लिखेंगे तो टप टप टप, है ना, इस तरीके से आप लिखेंगे उसको। अब बच्चों इस तरीके से हमारे पास में और कौन से शब्द हैं, तो देखो कविता में आए हैं भिर भिर, यानी हवा कैसे चलती है, भिर भिर, जब हवा चलती है तो उसकी भी आवाज़ आती है ना। भरारा, भरारा क्या है, भरारा भी साउंड है एक, है ना। घे भरारा, घे भरारी, है ना। इस तरीके से आपको जो है साउंड यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में झुरझुर, झुरझुर क्या है, देखो गाणे अमुचे झुरझुर वारा, गाने को यहाँ पे कहा गया, गाना किस तरीके से है, झुरझुर वाऱ्यासारखा गाना आहे। तो हवा की आवाज़ जो है वो कैसी होती है, झुरझुर, है ना। लुक लुक, लुक लुक क्या है, देखना। लुक लुक किसको बोलते हैं, गाणे आमचे लुक लुक तारा, लुक लुक तारा यानी जो टिमटिमाता रहता है ना, कभी बंद होता है कभी चालू होता है, कभी बुझता है कभी जलता है, इसको लुक लुक कहा गया है। तो यहाँ पे ये सब नादानुकारी शब्द है। जब हम इनको पढ़ते हैं बोलते हैं तो ये हमें अच्छे लगते हैं बोलने में, क्योंकि इनमें वर्ण की आवृत्ति होती है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे हम कहें कि अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे एग्जाम्पल हमको दिखाई देता। अनुप्रास अलंकार यानी क्या, किसी भी लाइन में एक शब्द की आवृत्ति यानी एक शब्द का रिपीटेशन एक से ज़्यादा बार जहाँ पे होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे भिर भिर, भरारा, झुरझुर, लुक लुक, इसमें आप देखेंगे ना तो भिर भिर में भ भ रो इस शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। भरारा में र की आवृत्ति हो रही है, झुरझुर में झ और ड़, उसमें लुक लुक में ल और क दोनों की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रामर भी देख सकते हैं। अभी तो आपको इसका काम नहीं है बच्चों 6 में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अनुप्रास अलंकार, ठीक है। प्रश्न आ दिया है, खाली दिलेला अ गट व ब गट यामधील शब्दांचा योग्य सहसंबंध लावा। यानी हमको अ गट में कुछ शब्द दिए हैं बच्चों और ब गट में कुछ शब्द दिए हुए, और उनसे ना हमको मैच द कॉलम टाइप का एक आंसर जो है तैयार करना है। तो अब आंसर में हम लोग लिखेंगे हसरी। तो कविता के हिसाब से हसरी यानी हंसती हुई कौन थी, तो धरती। झुरझुर, झुरझुर क्या था, वारा यानी हवा। फांदी, फांदी के साथ में क्या बंधा हुआ था, झोपाड़ा। लुक लुक, लुक लुक करने वाला कौन था, तो तारा। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न आपको दिया है बच्चों कि खालील शब्दात लपलेले शब्द लिहा। यानी जो शब्द आपको दिए, उदाहरण के लिए मोर पिसारा, तो मोर पिसारा में जैसे हम मोर पिसारा में से क्या क्या बना सकते हैं बच्चों, देखो मोर, फिर सारा, फिर पीस, पीसा, है ना, पिसारा। तो इस तरीके से सार, ऐसे हम शब्द इसमें से ये सा ये र ले ले तो सार हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कई शब्द हम बना सकते हैं। मोर, तो ऐसे ही शब्द हमको जो दूसरे दिए हुए उससे बनाना है। जैसे हमको शब्द दिया आहे कुर्णावर्ती, कुर्णावर्ती, आता त्यातून आपण कुठले शब्द बनवूया, रती, दुसरं वर, तिसरं वरती, तीर, कोणावरती, रणावर, कुणावर। इस तरीके से आप इसके शब्द बना सकते हैं। अब कुरण, कुरण का अर्थ तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। कुरण मतलब क्या, घास, गवत, है ना, जहाँ पर जो पशु होते हैं वो चरने के लिए जाते हैं, जैसे गाय भैंस, इनको चरने के लिए कहाँ छोड़ दिया जाता है, घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है ना। तो चराऊ ज़मीन भी हम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, झाड़ा खाली, इससे हम कौन कौन से शब्द तैयार कर सकते हैं, झाड़ा, झाली, डाली, खाड़ा, खाली, इस तरीके के शब्द। और भी कई शब्द अगर आपको इसमें से बनाना आ रहे हों तो आप और भी शब्द इसमें से बना सकते हैं। ऊन सावली यानी धूप और छाँव, इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, ऊन, सावली, वन, वसा, लीन, इस तरीके के शब्द और भी आप इसमें से बना सकते हैं बच्चों, है ना। तो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है आपको खाली दिलेल्या, ये ई नंबर का प्रश्न है और इसमें दिया है खाली दिलेल्या पिवळ्या चौकोनातील शब्दांना हिरव्या चौकोनात दिलेले
विरुद्ध अर्थाचे शब्द शोधा व लिहा। यानी आपको जो ये वाले शब्द है ना बच्चों, ये बरे, शुभ, ये वाले जो शब्द है इस लाइन में लिखे हुए, ये सब येलो कलर में यानी पीले कलर में दिए हुए, और ये वाले सारे शब्द आपको हरे कलर में दिए हुए। और अब हमको उसको विरुद्धार्थी के हिसाब से जमाना है, यानी कि हमको अपोजिट्स देखना है। यहाँ पे क्या दिया, अपोजिट्स दिलेले विरुद्ध अर्थाचे शब्द शोधा। देखो बच्चों, बरे, बरे का विरुद्ध वाइट होता है क्या? वाइट। बरे यानी अच्छा, वाइट यानी बुरा। शुभ, अच्छा, अशुभ, बुरा। यश, यश यानी यश का अपोजिट हो जाएगा अपयश, ठीक है। यश यानी कीर्ति, है ना, प्रसिद्धि, उसका उल्टा हो जाएगा अपयश। चढ़ यानी चढ़ना, उतार यानी उतरना। नफा, नफा यानी लाभ, प्रॉफिट। तोटा यानी हानि, लॉस। बरे यानी अच्छे, वाईट यानी बुरा। मोठे, बड़ा, लहान, छोटा, है ना, बिग, सॉरी, मोठे यानी बिग, लहान यानी स्मॉल। आनंद, आनंद यानी क्या, खुशी ना, हैप्पी। और दुख, दुख यानी सैडनेस, है ना। आत यानी अंदर, बाहर यानी बाहर। आगे देखते हैं, खेलू खेलूया, खेल खेलूया यानी चलो खेल खेलते हैं। अब यहाँ पे ना बच्चों आपको एक वर्ड दिया हुआ है, एक शब्द दिया हुआ है, और उस शब्द से आपको क्या बनाना है, शब्दों का डोंगर, डोंगर यानी पहाड़ बनाना है। खालील वाक्य डोंगर वाचा, नीचे दिया हुआ वाक्य का जो डोंगर है, पहाड़ है, उसको पढ़ो। त्याप्रमाणे दिलेल्या शब्दांचा वाक्य डोंगर बनवा, और फिर जो दूसरा शब्द दिया हुआ है उस शब्द का भी आप इसी तरीके का पहाड़ बनाइए। डोंगर यानी पहाड़। अब जैसे आपको बुक में ये वाला दिया है आंबा, तो यहाँ पे आंबा खातो, मी आंबा खातो। दूसरा, मी पिवळा धमक आंबा खातो, मी पिवळा धमक गोड आंबा खातो। गोड के बीच में जो कॉमा है ना, इसको हटा देना बच्चों। मी पिवळा धमक गोड हापूस खातो, मी पिवळा धमक गोड हापूस आंबा चवीने खातो। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये आंबा क्या है, ये संज्ञा है, नाम है। यहाँ पे आंबा नामासोबत काय आलेलं आहे, क्रिया आलेलं आहे। इथे मी काय आहे, सर्वनाम आहे। आंबा संज्ञा, पुन्हा इथे क्रिया, पुन्हा संज्ञा। आंबा कसा आहे, आंबा पण संज्ञा म्हणजे की नाम। मी काय आहे, सर्वनाम। आंबा, आंबा काय आहे मुलांनो, नाम। कसा आंबा आहे, पिवळा धमक, आंब्याची विशेषता दाखवतो म्हणजे विशेषण। खातो क्रिया। पुन्हा, मी पिवळा धमक गोड आंबा खातो। आता आंबा कसा आहे, गोड आहे। अजून कसा आहे, पिवळा धमक आहे, म्हणजे विशेषणाची सुद्धा विशेषता दाखवणारा शब्द इथे आपल्याला दिलेला आहे, म्हणजे तो विशेष्य आहे। मी पिवळा धमक गोड हापूस आंबा खातो। आता हापूस आंबा म्हणजे काय, पर्टिक्युलर नाऊन झालं की नाही, इथे प्रॉपर नाऊन है ना। आपण आंबा म्हणजे काय, सर्व आंबे कॉमन नाऊन, आणि हापूस आंबा म्हणजे काय, प्रॉपर नाऊन, ठीक आहे। मग त्याच्यानंतर आपण बघूया, पिवळा धमक गोड हापूस आंबा चवीने खातो। कसा खातो, चवीने। तर चव इथे काय दाखवते मुलांना, तुम्हाला खाण्याची क्रिया, कशी खातो, चवीने खातो, ठीक आहे। तर क्रियाच्या सोबत आलेला शब्द, क्रियाला पूर्ण करणारा शब्द, क्रिया आणि सहाय्यक क्रिया। पुढे बघूया, शाळा शब्द। शाळा, शाळेत जातो, मी शाळेत जातो, मी दररोज शाळेत जातो, मी दररोज सकाळी शाळेत जातो, मी दररोज सकाळी वेळेवर शाळेत जातो, मी न चुकता दररोज सकाळी वेळेवर शाळेत जातो। तर मुलांनो, इथे सुद्धा तुम्हाला नाम, सर्वनाम, क्रिया, सहाय्यक क्रिया, विशेषण आणि विशेष्य हे सर्व दिसणार आहे। आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया, माहिती मिळवूया। माहिती मिळवूया म्हणजे काय, कि चलो हम इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर लेकर आए, है ना। फुलांना रंग कशामुळे प्राप्त होतो। अब यहाँ पे हमको माहिती, इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाना है कि फूलों को रंग किस चीज़ से प्राप्त होता है, किस चीज़ से मिलता है। कोई फूल हमें हरा दिखाई देता है, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई सफ़ेद। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, उनको कलर कहाँ से मिलता है। तर फुलांमध्ये 2 प्रकारची रंगद्रव्य असतात। फूल के अंदर 2 प्रकार के रंगों का द्रव्य होता है। हरित द्रव्य, कॅरोटीन, यामुळे नारंगी
पिवळा, हिरवा हे रंग फूलांच्या पाकळ्यांना मिळतात. अब जैसे हम बोलेंगे कि हरित द्रव्य होता है और कैरोटीन होता है, उसके कारण नारंगी रंग, पीला रंग, हिरवा यानी हरा रंग, ये सब फूलों की पत्तियों को, पाकळ्यांना यानी फूल की जो पंखुरियाँ होती है उनको मिलते हैं. लाल, गुलाबी, निळा वगैरे रंग फुलांमधील एन्थोसायनिन ह्या रंगद्रव्यामुळे मिळतात. अब ये जो लाल, गुलाबी, नीला ये जो रंग होते हैं ना, ये फूलों में एन्थोसायनिन एक द्रव्य होता है जिसके कारण मिलता है फूलों को रंग. ही रंगद्रव्य पाण्यात विरघळू शकतात और ये रंग जो है पानी में जो है घुल जाते हैं. बच्चों, अगर किसी भी रंग का आप फूल लेते हैं ना और उसको अगर आप गर्म पानी में डाल देंगे तो उसका रंग उतर के उस पानी में आ जाता है. तो ये वो ही हमको यहाँ पे बताया कि पानी में रंग द्रव्य जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं. और फ्लावर टी बहुत अच्छी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए. कोई भी फूल, उसको अगर आप गर्म पानी में डालेंगे और उसका जो अर्क और रंग निकल के आता है उसको पिएंगे तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है. आगे देखते हैं. ज्यावेळी फुलांना जीवन रसाचा पुरवठा होतो त्यावेळी त्यात ही रंगद्रव्य विरघळतात. यानी जब फूलों को जीवन रस का पुरवठा होता है. अब जीवन रस यानी क्या बच्चों? जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए पानी जो है वो प्राण का काम करता है ना, जीवन का काम करता है, इसीलिए हम उसको जीवन रस बोलते हैं. और पानी मिलने के बाद में वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाता है कोई भी पौधा. तो कोणत्या फुलात कोणती रंगद्रव्य असावीत हे त्यातील गुणसूत्रे ठरवतात. अब किस फूल में कौन सा रंग होना चाहिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके गुणसूत्र क्या है, उसके अंदर कौन सा हरित द्रव्य है, कौन सा कैरोटीन है, ये और एन्थोसायनिन ये कौन से कलर का है. इसके कारण जो है उसके अंदर कलर बनता है. आणि गुणसूत्रे अनुवांशिक असल्यामुळे त्या फुलांचा रंग ठराविकच असतो, तो बदलत नाही. और इसीलिए क्योंकि गुणसूत्र पेड़ में एक ही होता है ना, एक पेड़ में एक ही प्रकार का होता है और इसीलिए हर एक फूल में हमको वही रंग दिखाई देता है. बच्चों, अगर इसके बीज जब निकलते हैं उसको भी हम दूसरी तरफ कहीं पे बो देंगे तो उससे निकलने वाले फूलों का रंग भी सेम होगा, क्योंकि वो बीज जो है उसमें भी यही सारे गुणसूत्र रहेंगे. तो आपको पता पड़ा फूलों को रंग कैसे मिलता है. आगे देखते हैं बच्चों. वाचा ये आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको रीड करना है. रंगबेरंगी फुलांचे ताटवे पाहिले की मन कसे प्रसन्न होऊन जाते. अगर हम रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए गुच्छ जैसे ताटवे देखेंगे तो हमारा जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है. कोई पेड़ हो वो फूलों से लदबद भरा हुआ है तो उसको देख के मन कैसा खुश हो जाता है, फूल तोड़ने का मन करता है. लेकिन बच्चों, कभी फूल तोड़ना नहीं चाहिए. अगर आप गार्डन में जाओ, खूब फूल लगे हुए हो तो उस सुंदरता को देखो, लेकिन उसको कभी भी तोड़ो मत. आगे देखते हैं. आपल्या सभोवती उमललेल्या फुलांच्या सुवासाने आजूबाजूचे वातावरण सुगंधित होते. यानी हमारे चारों तरफ जितने भी फूलों के पौधे लगे हुए होते हैं अगर, तो उनके जब फूल खिलते हैं तो उसके खुशबू से हमारे आसपास का सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है. त्या नाजूक टवटवीत गंध मिश्रित फुलांच्या दर्शनाने नयन सुख मिळते. यानी जो नाजुक फूल कैसे होते हैं बच्चों? नाजुक होते हैं ना, उसको ज़रा आप धक्का लगाएंगे, हाथ से खींचेंगे, टूट जाते हैं, तो वो बड़े नाजुक होते हैं. लेकिन टवटवी ताजे ताजे दिखाई देते हैं, गंध मिश्रित, उनमें कोई ना कोई सुगंध ज़रूर होता है. तो उनको देखने से हमको, हमारी आँखों को भी बड़ा सुख मिलता है, आँखें भी हमारी बहुत खुश हो जाती है. आज उमललेले फूल उद्या कोमेजून जाणार असते. अब देखो बच्चों, फूलों से हमको क्या सीखना चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है. आज खिलने वाला फूल कल जो है मुरझा जाने वाला है. कोमेजून जाणार यानी मुरझाने वाला है. पण त्याच्या या क्षणभंगूर जीवनासाठी फुलाला कधी रडताना पाहिले आहे का तुम्ही? परंतु फूल कभी इसलिए रोता है क्या कि मुझे इतना छोटा सा जीवन मिला है? तो बच्चों, आपने कभी फूल को रोते भी देखा है कि मुझे इतना छोटा सा जीवन क्यों दिया, मुझे तो बड़ा जीवन चाहिए था? तो नहीं, वो कभी नहीं रोता बच्चों. दुसऱ्याला प्रफुल्लित करत, सुवास देत ते हसत बागळत राहते. फूल अपनी छोटी सी लाइफ में, छोटे से जीवन काल में भी
दूसरों को खुशी देता है, सुगंध देता है और हसता रहता है और दुसरे दिन झड जाता है, बिखर जाता है. ते आपल्याला असं तर सांगत नसेल ना की मुलांनो आजचा दिवस आपला आहे, देखो बच्चों हर फूल हमसे बात करता है और वो बोलता है कि देखो आज का ये दिन जो है वो हमारा है. तो आज हम खुशी खुशी जी ले, हंस कर जी ले, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ़ को अपने से दूर रखे, ऐसा हमको फूल सिखाता है. भविष्य की चिंता न करे, ये भी हमको फूल सिखाता है. फूल कहता है वर्तमान में जियो, कल की चिंता मत करो. या दिवशी आनंदाने हसा, मतलब आज के दिन तो खुशी से जी लो, खेळा बागळा, खेल लो, खुशी से पूरा दिन व्यतीत करो. दुसऱ्यांना आनंद, सुख, समाधान देण्यातच खरा आनंद दडलेला आहे. यानी यहाँ पे फूल हमको बताता है कि दूसरों को आनंद देना, सुख देना, समाधान देना, दूसरों को सेटिस्फाइड करना, उसी में तो सच्चे सुख का जो अर्थ है वो छुपा हुआ होता है. सच्चा सुख क्या होता है बच्चों? सच्चा सुख होता है दूसरे को सुख देना, दूसरे को खुश करना, दूसरे की खुशियों में खुश होना और वर्तमान में जीना, भविष्य की चिंता न करना. ये यहाँ पे हमको फूल सिखाता है. अब यहाँ से आपको क्या प्रश्न बनते हैं पता है बच्चों कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो फूलों से हमें यही सीख मिलती है कि जितना भी जीवन मिला है उसे हम हंसी खुशी जिए, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता न करें, दूसरों को सुख दे, खुशियाँ दे, समाधान दे और उसी में सच्चा सुख छुपा हुआ है. इस तरीके से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं बच्चों. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर. मिलती हूँ आपसे अगले किसी बहुत अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्ते.